क्लास 12 विषय हिंदी ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष आज एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। हमारा आज का चैप्टर है आरोह भाग 2 के पद्य खंड से। कविता का नाम है पतंग, जिसके कवि हैं, रचयिता है आलोक धनवा जी। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि रहे हैं। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्यिक सम्मान से भी सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात इनकी कविताओं का जो एकमात्र संग्रह है वो 1998 यानी 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति का चित्रण तथा बाल मनोविज्ञान और बाल सुलभ इच्छाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है। आपकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है तथा आपने बहुत ही सुंदर अपनी कविताओं में बिंबों का प्रयोग किया है। भाषा सहज और सरल है। अलंकारों का आप बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है, ये एक इनकी बुक है, एक पुस्तक है, उसका व्यंग संग्रह है, उससे लिया गया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। ये कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते हुए बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कविता इनकी। और कविता का जो पहला पैराग्राफ है वो देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गईं, सबसे तेज बौछारे गईं, भादो गया सबेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ पर मानवीकरण भी है और उपमा अलंकार भी है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सबेरा उपमा अलंकार, और शरद, शरद मतलब शरद ऋतु, आया पुलों को पार करते हुए मानवीकरण अलंकार। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, जोर जोर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कवि कहता है, बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं वो अब समाप्त हो गईं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन अब हो गया है। शरद ऋतु का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा दिखाई देने लगी है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। आगे देखते हैं कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात उस मौसम में नमी आ गई है। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां,
किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। अब काव्य सौंदर्य इसका देखिए। यहाँ पर बिंबात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। हमने अभी आपको बताया था बिंब कहाँ पर है ना। नेक्स्ट, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और उपमा, अनुप्रास और श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगले अनुच्छेद को देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जहाँ बजाना आएगा वहाँ पर श्रव्य बिंब हो जाएगा। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। देखिए इसका, कभी कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं, और जब दौड़ते हैं तो मकान की छतें भी उन्हें कठोर नहीं लगती हैं। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होने लगता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे दौड़ते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, परंतु उनका शरीर का जो रोमांच है वही उनको बचा लेता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल एक डोर के सहारे, एक धागे के सहारे ही मानो उन्हें थाम लिया हो। काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक, अब आते हैं अंतिम पैराग्राफ की ओर, अंतिम अनुच्छेद की ओर। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। यहाँ पर दृश्य बिंब है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वो बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ पुनः सुबह अगले दिन सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में अगली सुबह वो फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, दृश्य बिंब है, भाषा में लाक्षणिकता है। हमने बताया था जब प्रकृति के किसी का मनुष्य के रूप में हम वर्णन करते हैं वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक वर्ण की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास होता है। और एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उसका अर्थ एक हो, जैसे जोर जोर, है ना, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो अब हम एक आपको होमवर्क दे रहे हैं पठित पद्यांश का, पहले पैराग्राफ का, जहाँ सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, कहाँ तक, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तक। तो इसका क्वेश्चन
नोट करिए और इसको होमवर्क में करिएगा भी, रफ कॉपी में। और साथ साथ हम इसका आंसर भी बता रहे हैं। शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? आंसर है, शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया। वह अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारा से करके उसे बुला रहा है। ठीक है। दूसरा, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ? भादो मास में, उत्तर इसका, भादो मास में रात अंधेरी होती है, सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है, चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल है। तीसरा प्रश्न, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? पतंग के बारे में कवि बताते हैं कि वह संसार की सबसे हल्की, रंग बिरंगी व हल्के कागज की बनी होती है। इसमें लगी जो बांस की कमानी होती है वो सबसे पतली होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की दुनिया कैसी होती है? बच्चों की दुनिया उत्साह, उमंग व बेफिक्री की होती है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वे किलकारी मारते हैं, सीटियां बजाते हैं, वे तितलियों के समान मोहक होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।